हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। एक मिनट। पेपर कैसा गया था आप लोगों का? ठीक है गया था बस सर, थोड़ा हार्ड था। थोड़ा हार्ड था। ठीक यस सर। है, 2 मिनट में पेपर ओपन करता हूँ, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आप लोगों के पास भी अगर पेपर हो तो आप भी ओपन कर लीजिए, और उस पेपर में अगर आपने आपने सॉल्यूशंस वगैरह देख लिए थे कि अभी बाकी हैं? अभी नहीं देखे सर। नहीं देखें? ठीक है, तो फिर अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इनकेस आपके डाउट्स वगैरह हो तो अभी क्लियर भी कर लेना। आपके तो मेजर टेस्ट था कि वो आया था, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट आया था ना शायद? यस सर। यस सर। ठीक है। हम्म। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ था, कुछ मीडियम था, कुछ इजी था। और ठीक है, तो एक एक करके कुछ कुछ करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26। क्या सबको स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। तो 26 में अल्फा बीटा गामा आर द 3 रियल नंबर्स, then the matrix P symmetric, skew symmetric, scalar, none of this. तो P के बारे में पूछा गया है कि जो मैट्रिक्स P है वो किस तरह का होगा। सिमेट्रिक तब होता था जब इधर की वैल्यू इधर के बराबर हो, यहाँ की इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए थे और ये इसके नेगेटिव टाइम्स होने चाहिए। तो कौन सा ही है? नॉन ऑफ दीज है। हो जाता है सिमेट्रिक सर। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक दिख तो रहा है, देखो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, तीनों तो 0 होते हैं, है ना। साइन n पाई, साइन की वैल्यू पाई पे तो 0 ही होती है। बोलो, यहाँ पे यस गिवन है सर। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इधर गिवन है बीटा माइनस अल्फा। तो इसमें तो अगर माइनस कॉमन ले तो साइन के साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है। तो बीटा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। फिर बीटा माइनस गामा, बोलो समझ में आ रहा है? इधर था साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा लिखा, और गामा माइनस अल्फा को वापस माइनस लिख देंगे, अल्फा माइनस गामा। ये भी नेगेटिव टाइम्स हो गया, और ये बचा हुआ भी हो जाएगा। फिर साइन ऑफ, इधर आपके पास दिया हुआ था बीटा माइनस गामा, तो ये जगह माइनस साइन बीटा माइनस गामा। सही है? यस। ओके।
और डायगोनल Yes, एलिमेंट sir. 0 होते हैं, तो क्लियरली स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई टफ नहीं था, अगेन फंडामेंटल दिखने में क्वेश्चन अजीब दिख रहा था लेकिन क्वेश्चन इजी था। ये किया था आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. किए थे। Yes. हाँ, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन कर। अगला होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ है, बोला हैव द नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको बताया था होमोजेनियस के केस में, होमोजेनियस इक्वेशन के केस में दो तरह के सॉल्यूशन आते थे, याद आ रहा है? Yes, sir. एक तो होता Yes, था sir. यूनिक सॉल्यूशन और एक होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिर्फ दो ही केस बचते थे होमोजेनियस में। यूनिक सॉल्यूशन के केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता था और यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू जीरो होता था। और यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा आता था? एक सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, और इसको हम Yes, नाम दिया था sir. ट्रिवियल सॉल्यूशन, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आता है उसको बोलते थे नॉन ट्रिवियल। अब क्वेश्चन में बोला था नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन का कौन सा केस होगा, ट्रिवियल के नॉन ट्रिवियल? Trivial solution, sir. नॉन जीरो। अरे नॉन जीरो बोला है, ये तो जीरो है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन सारे जीरो के बराबर है ना। सॉल्यूशन की बात, डेल्टा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन अगर यहाँ पे तो एक्स वाई जेड तीनों जीरो, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन जहाँ पे आंसर जीरो नहीं है, इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन आएगा? ट्रिवियल ही तो आएगा, सॉरी नॉन ट्रिवियल। यहाँ पे तो सारे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है? तीनों के तीनों जीरो आ रहे हैं ना। होमोजेनियस में Yes. यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होता था? एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। एक सिंगल सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन यही वाला आता है, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन जिसमें तीनों तीनों जीरो हो, तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नॉन जीरो, यहाँ पे आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो नॉन जीरो के लिए कंडीशन क्या है? डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? डेल्टा को जीरो से इक्वेट करना है। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और डेल्टा इक्वल टू जीरो कर दोगे। तो डेल्टा मतलब आपको पता ही है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड P1 1 1 Q1 1 Q1 सॉरी 1 1 R इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी, 1/1 माइनस पी प्लस 1/1 माइनस क्यू प्लस 1/1 माइनस आर, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यूज निकालनी। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू 1 माइनस आर क्रिएट करना है और उसका रेसिप्रोकल को ऐड करना है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको कैसे भी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? चाहो तो जैसे 1 माइनस पी क्रिएट करना है ना, तो किसी एक रो को बची हुई दो रो के साथ सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जैसे मान लो मैं 1 माइनस पी क्रिएट करना है, तो R2 को ऐसा सब्सट्रैक्ट कर दो, या फिर R3 को सब्सट्रैक्ट कर दो, या फिर R2 को सब्सट्रैक्ट कर दो R2 माइनस R1 के साथ। तो P1 1 1 माइनस P Q माइनस 1 0 1 1 R। अब एक बार वो सब्सट्रैक्ट कर देते R3 को भी R1 से, ताकि R माइनस 1 भी क्रिएट हो जाए। क्या क्या बचेगा? P1 1 1 माइनस P Q माइनस 1 0 1 माइनस P 0 R माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से रिलेशन क्रिएट करना। अब आप चाहो तो रो 1 के बाद ओपन अगर एक्सपांड कर दें, तो P टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज Q माइनस 1 इंटू R माइनस 1, माइनस का 0 माइनस 1 इंटू इसको छिपा दो, दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस P 1 माइनस R, और प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ माइनस कॉमन लगे तो 1 माइनस P 1 माइनस Q। अब पूरी इक्वेशन को P माइनस 1 Q माइनस 1 और R माइनस 1 से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सर ये रिलेशन कैसे लगाते हैं, ये नहीं पता चलता। ये रिलेशन आपको बताया था ना कि डिटरमिनिंग केस में RI चेंजेस टू RI प्लस KRJ, ये वाला ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरे को ये वाला RI चेंजेस टू RI प्लस KRJ, ये वाला ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में जैसे कि 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू 1 माइनस आर क्रिएट करना था, तो इसलिए मैंने क्या करा, R1 को R2 और R3 दोनों से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 कर दिया और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 कर दिया। R1 को सेम रखा, बची हुई दोनों रो में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया और फिर ओपन कर दिया। क्लियर हो गया, ताकि ये 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू क्रिएट हो जाए। क्वेश्चन मुझे ये चाहिए था। आ रही बात समझ में? यस Yes, sir. Yes, sir. Agree. ओके, एक बार और ट्राई कर लें और ध्यान रखना आपसे, नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल। अगला क्वेश्चन में बताया था, इफ द मैट्रिसेस ए बी एंड ए प्लस बी आर नॉन सिंगुलर देन दिस इज इक्वल टू, ये नॉन सिंगुलर D है, option. हाँ इसका होल्ड इनवर्स पूछा है, तो अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर्टी Except बताई थी property. इनवर्स की। Yes, sir, बताई थी। एक प्रॉपर्टी ये थी कि प्रोडक्ट में अगर हो तो इनवर्स में क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, ए प्लस बी का होल इनवर्स और एक है बी इसका होल इनवर्स। तो तीन मैट्रिक्स है, इसका जब होल इनवर्स लेंगे तो बताओ क्या आएगा, पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, बी इनवर्स, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा ऐसे। फिर अगले का इनवर्स आएगा, तो ए प्लस बी का इनवर्स और ए इनवर्स, तो क्या बचेगा, बी इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स वापस वही हो जाएगा, Yes, same हो जाएगा। ए इनवर्स। Yes, sir. तो मेरे पास ये आ गया, तो मेरे पास देखो क्या क्या है, बी इनवर्स इंटू बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना है क्या आएगा आंसर। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे इसको, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. ध्यान रखना मल्टीप्लाई में ऑर्डर सेम होना चाहिए, बी इनवर्स आगे तो बी इनवर्स आगे ही होगा, फिर ए आएगा फिर बी आएगा। अब ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे भी ये पीछे आएगा, तो बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स बी इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, Yes, sir. यहाँ पे बी इनवर्स इंटू बी भी आई होगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो, देखो तो ये तीनों क्वेश्चन टफ नहीं कहलाएंगे, इन तीनों Yes, क्वेश्चन में sir. जो प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी वो अप्लाई करनी थी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन 29। अब ये भी बहुत अच्छा फंडामेंटल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड। मैट्रिक्स ए हैज एक्स रो x plus y column, matrix B has this, if the A and B both exist, तो x और y की वैल्यू बताओ। आपको जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बताया था, तो कोई भी दो का मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करेगा बताओ। ये मान लो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है मान लो p क्रॉस q, तो ए बी कब एग्जिस्ट करेगा, जब सर एन और पी इक्वल हो। हाँ जब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। Yes, sir. याद आ गया, फिर ये किया था क्वेश्चन, यस सर। क्या आंसर आ रहा है, तो 8 था सी सर ऑप्शन, आंसर। अच्छा सी ऑप्शन है। हाँ देखो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, अब ए के साथ क्या क्या है, एक्स क्रॉस एक्स प्लस 5, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, y क्रॉस 11 माइनस वाई। तो ए बी एग्जिस्ट अगर करना है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू वाई, पहली इक्वेशन आ जाएगी, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला तो बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी ए को भी अगर एग्जिस्ट करवाना है तो बी का ऑर्डर क्या था, y क्रॉस 11 माइनस वाई, और ए का ऑर्डर x क्रॉस x प्लस 5। तो इसको अगर एग्जिस्ट करना तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, 11 माइनस वाई इक्वल टू एक्स और x प्लस वाई इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करके x और y आ जाएंगे, हाँ है ना। यस Yes. सर। Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन ये भी इजी था। फॉर अ मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b,
देयर डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन है, तो देयर एग्जिस्ट, क्या आएगा आंसर? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो तो किस तरह का सॉल्यूशन आएगा? यूनिक Unique सॉल्यूशन। solution. Unique, sir. यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, क्लियर है? Yes, sir. ओके। अगले में 31 में बोला था कि ए दिया हुआ है ए डैश इंटू ए, ये डैश है, डैश मतलब ट्रांसपोज। ए दिया हुआ है ए डैश इंटू ए, क्या होगा? बी ऑप्शन आ रहा Entity matrix के साथ. Minus I, B option. है। यस अच्छा, ये ए है, ए डैश क्या हो जाएगा? रो कॉलम में बदल जाएगी, सॉरी। तो ए इंटू ए डैश या फिर ए डैश इंटू ए पूछे है ना? हाँ, वो मल्टीप्लाई करना है। सही है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम तो क्या देखो बनेगा? माइनस आई स्क्वायर, दैट इज 1 0 0 -1 आ रहा है क्या? एक बार क्रॉस चेक करना। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई इंटू माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी हाँ -1 आएगा, है ना? आई स्क्वायर बनेगा ना, माइनस आई इंटू माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। यस सर। इस पूरे में से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस आई बनेगा। वेरी गुड, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, यस sir. 32 में इनवर्स पूछ लिया इन लोगों ने। इनवर्स का फॉर्मूला बताया था, Yes, sir. Yes. बताया था. क्या था? यस सर। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 upon determinant Adjoint of A. अब एडजॉइन मतलब क्या होता था? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। Yes, sir. यस Yes, sir. कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे और ट्रांसपोज के रूप में लिख देंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको एडजॉइन बोलते हैं। आपको सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कर लोगे सॉल्व? यस सर। Yes, sir. अगला देखो, ये भी क्वेश्चन इजी, टफ नहीं था। 32 भी टफ नहीं था। 33, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या सिखाई थी? First. Sir, determinant A is not equals to 0. हाँ, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है ना, बस इतनी सी कंडीशन है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो आप इसका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 कर देना। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा में कंडीशन आएगी, म्यू का कोई टर्म नहीं आएगा। तो आप म्यू कुछ भी रख सकते हो, बस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? Okay, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक चीज और, हाँ, आप डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा में कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, एक बार करके देख लेना। लैम्डा में क्या कंडीशन आई थी? करा था ये? लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। नो सर। हाँ, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, डेल्टा निकाल लोगे ना। डेल्टा मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1, यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट? 1 2 3, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 2 लैम्डा, है ना? यस सर। ये 0 के बराबर। अब देखो ये 0 कब होगा? जब ऑफकोर्स यहाँ पे दिख रहा है 2 रो अगर आइडेंटिकल हो जाए तो ये 0 हो जाता है। यहाँ पे लैम्डा 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना? दिख रहा है? Yes. अगर लैम्डा 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. बाकी नहीं समझ में, इसको ओपन कर लेना। डिटरमिनेंट को ओपन करके देखोगे तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा। दूसरी चीज, अब म्यू में तो कोई कंडीशन नहीं है, तो म्यू को आप कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके बाद 34th में आपको दिया हुआ था मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी बोला एडजॉइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू दिस है, तो देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? तो एडजॉइन ऑफ ए प्लस बी ये दिया हुआ है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? कैसे करेंगे? बोलो। एडजॉइन ऑफ ए, इसका एडजॉइन निकाल लोगे? यस सर। Yes. Yes, sir. एडजॉइन निकालने के लिए एक 2 क्रॉस 2 में तो शॉर्टकट था एक, डायगोनल Yes. एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल के साइन से पूछता। Sign change कर दो.
Yes, sir. ठीक है, डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए, तो ये एडजॉइन आ जाएगा, ये एडजॉइन आ गया, प्लस बी करना है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो इनको ऐड जब करोगे तो क्या आएगा, 4y माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1, ये आपका इक्वेट होगा 1 0 0 1 से। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आपस में कंपेयर कर लोगे, तो 4y माइनस 3 1 के बराबर होगा, माइनस एक्स प्लस 1 0 के बराबर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा। यहाँ से x कितना आ जाएगा 1 और यस y सर। कितना आ जाएगा, x क्या आएगा 1 आएगा, ध्यान रखना माइनस 1 नहीं आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू वन होगी सर। y की वैल्यू 1 था, x भी 1 y भी 1, ऑप्शन नंबर है। देखो यहाँ पे जानबूझ के प्लस माइनस 1 दिया था क्योंकि यहाँ से प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन से सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए प्लस माइनस 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, ये गलती बहुत सी बार जल्दी में करवा देता है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अगला 35th मैट्रिक्स इक्वेशन पे क्वेश्चन था, ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको क्या पूछा गया, ए इनवर्स, इसके टर्म्स में क्या होगा वो पूछा गया है ना, बोलो। यस तो इस क्वेश्चन भी टफ नहीं था, इसको कुछ मत करो, बस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। एलएचएस आरएचएस को ए इनवर्स से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दोगे, एम, Yes, sir. यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए है ना, यस सर। Yes, प्लस sir. एन ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। अब ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा और आई को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वापस ए आ जाएगा, Yes, sir. Yes. ए इनवर्स इंटू ए ये भी आई हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, एन इंटू ए इनवर्स इंटू आई, दैट इज आई इनवर्स, ए इनवर्स बचेगा। अब यहाँ से आप ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हो, एन ए इनवर्स को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते, माइनस ए माइनस एम इंटू आई, एन से डिवाइड कर दोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो ए प्लस एम आई। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. वह कुछ नहीं किया मैंने, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और ए इंटू ए इनवर्स की जगह आई लिख दिया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है ना। Yes, sir. यस सर। ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज, A and B are two matrix considering the following statement, AB equal to 0, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत? अगर मान लो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है तो क्या जरूरी है कि दोनों को 0 होना पड़े? नो सर। No, sir. ये जरूरी है, तो एनसीईआरटी में ऐसा जरूरी नहीं है, दो मैट्रिक्स इस तरह से हो सकते हैं ताकि उनका ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन 0 आए, लेकिन उसके लिए ये जरूरी कि दोनों को 0 होना पड़े, तो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है ना। यस सर। यस Yes, सर। sir. स्टेटमेंट 2 बताओ, ट्रू के फॉल्स? ट्रू सर। हाँ, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है मतलब एक दूसरे के इनवर्स होंगे यस सर। ना। अगर a इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो मैं b इक्वल टू ए इनवर्स या a इक्वल टू बी इनवर्स लिख सकता हूँ ना। सेकेंड, Yes, ये sir. अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट की मिस्टेक हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में कभी भी फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, ये कैसे ओपन होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, याद आ रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव, Sir, ये yeah. फॉल्स स्टेटमेंट। Yes, sir. बहुत अच्छा फंडामेंटल क्वेश्चन था ये। तो सिर्फ क्या हुआ, क्या आंसर आ जाएगा, 1 and 3 आर फॉल्स, 2 इज ट्रू। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, 2 ए बी मत लिख देना। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir.
अगले में ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन फाइनाइट वैल्यू ऑफ बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी। तो आपको ए बी और बी ए को इक्वेट करना है, फिर देखना है कि ए और बी की कितनी वैल्यूज आ रही है। कर लोगे? प्रोडक्ट इक्वेट करना है सिर्फ। पहले ए बी निकालना, जो मैट्रिक्स आएगा उसको बी ए वाले मैट्रिक्स से इक्वेट कर देना, और फिर देख लेना जो स्मॉल एबीसीडी की कितनी वैल्यूज आ रही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये कर लेना खुद से। तो पेपर बच्चों टफ नहीं किया जा सकता है, पेपर ओवरऑल इजी मीडियम लेवल का ही था। कुछ क्वेश्चन हो सकता है टफ होंगे, लेकिन ज्यादातर इजी मीडियम क्वेश्चन ही है। आपको ढंग से अटेम्प्ट करना था। हाँ, थोड़ा समय कम मिला होगा प्रैक्टिस के लिए, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अपना चैप्टर जस्ट एंड ही हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने आपको रिसोर्स शीट में अपडेट करके चीजें भी दे दी थी प्रैक्टिस के लिए, रिकॉर्डिंग्स भी डाल दी थी। अगले टेस्ट की भी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखी है। तो अगला जो भी मेजर टेस्ट है उसमें 11-12 के टॉपिक आएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे अपलोड कर दी है। आप प्लीज प्रिपेयर कर लेना 11 और 12 के टॉपिक। कर लोगे ना इस बार? तो अच्छे से पेपर दो। Yes, sir. कर लेंगे। Yes, sir. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्या है, 1 रो 3 कॉलम, ये है 3 रो 3 कॉलम, ये वापस क्या है 3 रो 1 कॉलम। तो पहले दो मल्टीप्लाई होंगे तो 1 रो 3 कॉलम बनेगा, फिर वो 3 वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 क्रॉस 1 ही बनेगा, तो फाइनली एक ही एलिमेंट आएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। कर लोगे? Yes, sir. कर लेंगे। Yes, sir. मल्टीप्लाई करना है, एनसीईआरटी में तो ऐसे बहुत क्वेश्चन थे। 39 में भी सिर्फ मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके एक्स और वाई निकालना था। ये दोनों इजी लेवल क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये मल्टीप्लाई करना, कंपेयर कर लेना। देखो वापस एक और सेम क्वेश्चन आ गया। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन डेल्टा Delta is a not Equal not zero. ये कर लेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन बताओ। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो एबीसीडी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? तो ये भी देखो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आ गया। बताओ अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनना है तो बताओ एबीसीडी क्या होगा? बोलो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? एबीसीडी कितना होगा? 0 पे -2। A equals to हाँ, ए जीरो होगा, डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हो। बी कितना होगा? अगर ये 2 है yes, तो बी sir. कितना होगा? B equal to -2. -2। -2। तो देखो ये भी डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आता है ना, ये चारों क्वेश्चन इजी। तो आपको ऐसे पेपर अगर आते तो एक अच्छे से स्कोर करना चाहिए। चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये पूछा है। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? क्या निकालना पड़ता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए? delta. किसकी? डेल्टा, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन जब भी है तो क्या निकालोगे? डेल्टा ही तो निकालते हो। Yes, sir. कोफिशिएंट बताओ क्या क्या होंगे। फर्स्ट रो क्या आएगी? 0 1 1। 0, sir. एक्स वाई जेड के क्वेश्चन ना, 0 1 1 है ना। यस सर। Yes, sir. रो 2 बताओ। 3, 0, 4. 1 0 1। 3 0 4 सेकेंड रो, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन। वो थर्ड 6 minus 8, -8, 0. ये कोफिशिएंट लिखना आता है ना, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखना है अपन। यस सर। अब इसको आपको चेक करना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देख लो, 0 पहले तो 0 ही हो जाएगा, -1 इंटू 0 -24 और 1 इंटू -24 also. -24। तो ये कितना आएगा? देखो 24 -24, 0 आ रहा है। और होमोजेनियस केस है, तो होमोजेनियस केस में अगर डेल्टा 0 तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनिट। Infinite, sir. अब देखो ये भी बताया था कि नहीं क्लास में? Yes, sir. हाँ, तो ये भी तो क्वेश्चन टफ नहीं था। 43 the set of distinct value of b for which the system of equation has no solution। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या है नो सॉल्यूशन की कंडीशन? बताओ। Delta equals to 0, sir. हाँ, नो सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ सब लोग, क्या सीखी थी? बोलो।
डेल्टा जीरो। डेल्टा इक्वल्स टू जीरो हाँ वेरी गुड। और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का क्या बताया था? नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल्स टू इन जीरो दो कंडीशन को अप्लाई करके बताओ कि बी की कितनी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू, दो वैल्यू, या फिर जीरो वैल्यू। करो ये क्वेश्चन। ये जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एक आया हुआ है। तो डेल्टा को जीरो से इक्वेट करो, डेल्टा एक्स को नॉन जीरो से इक्वेट करो, देखो वहां पे बी में क्या कंडीशन आ रही है। करोगे सब लोग? ट्राई करो। यस सर। चलो करो अभी ट्राई। फोर्टी थ्री 44 दोनों ट्राई कर लेना, हो जाए तो बता देना। फोर्टी थ्री, 44 और 45, ये तीनों एक बार और ट्राई कर लो। ये अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, फिर अपन डिस्कस करते हैं। मैं तब तक पानी वानी पी लेता हूँ। करो ट्राई।
ओए वॉइस नहीं आ रही। हाँ अटेम्प्ट हो गए तीनों, फिर डिस्कस करना है। टाइम दिया मैंने तीनों को अटेम्प्ट करने का एक बार। 43 का आंसर आया। 43 हो गया क्या सबका? डेल्टा और डेल्टा एक्स। नो सर कर दे। हाँ ये करो, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समय दे रहा हूँ। 43 खासकर काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जेई में आएंगे, इसलिए 43 को अच्छे से ट्राई करो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ मुझे, और हो जाए तो फिर बताना, डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, डेल्टा को 0 से इक्वेट करो, डेल्टा एक्स को नॉन जीरो से इक्वेट करो। देखो क्या कंडीशन आ रही है। चलो देखो, किसी का आंसर आया? ABCD 43। सर बी ऑप्शन आया है, फाइनाइट सेट कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है देखते हैं। सबसे पहले डेल्टा निकाल रहा हूँ। डेल्टा मतलब एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट 1 1 1 1 A1 AB1। एक बार क्रॉस चेक करो सही है गलत है। सही है। ठीक है, अब डेल्टा नो सॉल्यूशन की कंडीशन, डेल्टा 0 से इक्वेट करना है, तो यहाँ से इसको 0 से इक्वेट कर दोगे, तो यहाँ से देखो क्या इक्वेशन आएगी। चाहो तो अगर थोड़े बहुत जीरो क्रिएट करना है, रो ऑपरेशन बना तो जीरो क्रिएट करो, या फिर डायरेक्ट ओपन कर दो जैसा आपकी इच्छा है। अगर डायरेक्ट ओपन करोगे तो पहला आएगा A माइनस बी माइनस 1 इंटू 1 माइनस A प्लस 1 इंटू B माइनस A स्क्वायर। A माइनस बी माइनस का 1 प्लस का A प्लस B माइनस A स्क्वायर। इसमें देखो कुछ कट पिट रहा है क्या? B और B कैंसिल हो रहा है ना? यस सर। यस सर। यहाँ Yes, बच रहा है, sir. एक बार देख लेना सही है कि नहीं। A माइनस 1 प्लस A माइनस A स्क्वायर, सही है यहाँ तक? यस सर सही। अब यस फैक्टराइज करोगे A माइनस 1, देखो यहाँ से भी अगर A कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? एक माइनस ए। एक मिनट, A कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस A। तो A माइनस 1 और यहां से भी माइनस कॉमन ले ले तो A माइनस 1। पूरे पूरे में से सही चल रहा है ना? हाँ, A माइनस 1 कॉमन, बचेगा 1 माइनस A। सही है ना? यस सर सही है। अच्छा वही था वैसे भी, एक्चुअली इसको और ढंग से देख ले तो ज्यादा टफ नहीं है, मैंने और लंबा कर दिया। बेसिकली ये है क्या, इसको देखो ए ध्यान से। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a। हाँ, ये माइनस A स्क्वायर प्लस 2A माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1 इक्वल टू 0। ये A माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो था।
यस सर। तो यहाँ से एक सोल्यूशन क्या देगा, a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 के बराबर होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अपन को b के बारे में पता करना है एक्चुअली, डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ b। अब b के लिए आपको डेल्टा x ही निकालना पड़ेगा, डेल्टा x या डेल्टा y जो भी। तो आप मान लो डेल्टा x निकालते हो, देखते हैं वहां से कुछ कंडीशन बैठती है क्या। तो डेल्टा x कैसे निकालते थे, कॉलम 1 को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देते थे, Not equals to 0. है ना, Yes, sir. डेल्टा x निकालने के लिए। और बचे हुए कॉलम एज इट इज Same. डेल्टा x निकालने का ये तरीका था, डेल्टा x में कॉलम 1 d1 d2 d3 से रिप्लेस होता था, सबको याद है? यस Yes, सर, sir. याद है। Yes, sir. इसको जब ओपन करोगे तो 1 इंटू a माइनस b A minus B, माइनस 1 इंटू 0. माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0, Yes, sir. 1 इंटू b माइनस 0। B minus 0. यहाँ से बनेगा a माइनस b माइनस का 1 प्लस का b नॉट इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे b कैंसिल हो रहा है, a माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, To 0. तो यहाँ से तो a नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से कंडीशन नहीं आई है। तो मेन कंडीशन तो a की यही रहेगी, क्योंकि डेल्टा आपका कंफर्म 0 के बराबर होना चाहिए। और मैंने क्या कहा था, डेल्टा आइदर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए। अब देखो डेल्टा x से तो नहीं बना काम, डेल्टा y भी अगर निकालोगे तो b हट जाएगा, तो डेल्टा z से ट्राई करते हैं, है ना, क्योंकि डेल्टा y में b हट जाएगा आपका, फिर क्योंकि b में कंडीशन निकालनी तो डेल्टा z निकाल रहा हूं। तो डेल्टा z निकालने के लिए वापिस से ये सेम, सॉरी, कॉलम 1 सेम रहेगा, कॉलम 2 भी सेम रहेगा, सिर्फ कॉलम 3 चेंज हो जाएगा, हाँ है ना। यस Yes. ये सबको समझ में तो आ रहा है कैसे चल रहा है? Yes, sir. समझा रहा है. डेल्टा z भी नॉट इक्वल टू 0, कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया था, नो सॉल्यूशन के लिए कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए। तो डेल्टा x से तो b में कंडीशन नहीं है, डेल्टा y से भी नहीं आएगी, क्योंकि डेल्टा y में फिर ये रिप्लेस हो जाएगा तो b हट जाएगा, तो डेल्टा z से ही सोचना पड़ेगा। इसको ओपन करोगे अगेन वापस, और इसके अबाउट ओपन करोगे माइनस 1 इंटू यहाँ पे दो, क्या बनेगा, क्या आएगा यहाँ से, माइनस का b, यहाँ से Plus A. Plus A. यहाँ से Plus B minus A square. Minus A square. यहाँ पे B भी cancel हो जाएगा. कैंसिल हो गया, तो a Plus माइनस a minus स्क्वायर A square. नॉट इक्वल टू 0, a कॉमन ले लोगे, a माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 minus A आ जाएगा. a नॉट इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। देखो यहाँ से वापस b नहीं आया, तो b में कोई कंडीशन आ पा रही है क्या, बोलो, नहीं ना, तो आंसर क्या आएगा, b की कोई वैल्यू यहाँ पे अपन को नहीं पता चल पा रही, तो आंसर क्या आएगा, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ b फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। मतलब b की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, b को कुछ भी रखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. b को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, क्योंकि b तो किसी भी केस में डेल्टा के सॉल्यूशन में b नहीं आ रहा है, क्योंकि b यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी b नहीं आ रहा है, और डेल्टा y भी एक बार निकाल के देख लो, डेल्टा y में भी b तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उससे वो हटाया दोगे, तो डेल्टा y में b नहीं आ रहा, तो b कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो b को कुछ भी रखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, No, तो sir. b किसकी क्या इनफाइनाइट सेट। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो b के इनफाइनाइट सेट होंगे। सर ये सिंगल टर्म का क्या मतलब? सिंगल टाइम मतलब सिंगल, रुको रुको, एक चीज और यहाँ पे, एक मिनट, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। अगर मान लो a को, देखो नो सॉल्यूशन के लिए a को 1 रखना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि डेल्टा को तो 0 होना ही पड़ेगा, हाँ है ना। यस सर। तो अगर आप a को जब Yes, 1 sir. रखोगे तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, क्या ये शुरू की दो इक्वेशन एकदम सेम है,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शुरू की दो इक्वेशन एकदम क्या है, सेम है, मतलब ये Same. दोनों के दोनों प्लेन एक के ऊपर एक ही लाई करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। बेसिक एक्चुअली ये प्लेन की इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन किसकी रहती है, प्लेन की इक्वेशन है ना। तो दोनों के दोनों प्लेन एक के ऊपर एक होंगे, है ना। अब जो बोला बी, अब बी अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो जो मेरा बी है वो इनको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। बी कैसा होना चाहिए, इनके पैरेलल ही होना चाहिए, है ना। ये समझ नहीं आया सर। ठीक है, समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। 3D में प्लेन को रिप्रेजेंट, प्लेन मतलब आपका कॉपी का पेज, दीवार, ये सब क्या होता है, प्लेन होता है। प्लेन तो समझते हो ना, यस सर। Yes. रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ये जो इक्वेशन है प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अब क्वेश्चन में मेरे पास तीन इक्वेशन दी रहती है ना हर बार, है ना। अपने पास तीन इक्वेशन रहती है, यस सर। तो Yes, तीन sir. इक्वेशन मतलब तीन तीन प्लेन होंगे, बोलो। Yes, sir. जैसे क्लास Yes, 10 sir. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन मतलब दो स्ट्रेट लाइन होती थी, है ना, याद आ Yes, रहा sir. है। यस सर। वहां पे जब आप वो पढ़ते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होती थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या रिप्रेजेंट करती थी, स्ट्रेट लाइन, है ना। यस सर। और दो दो इक्वेशन मतलब दो लाइन, अब दो लाइन क्या क्या हो सकती है, दो लाइन या तो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, दो लाइन या तो आपस में पैरेलल होगी, Ja coincide. या कोइंसाइड कर जाएगी, है ना। Yes, sir. ये सारी कंडीशन होती थी। Yes, sir. अगर ये होगी ये होगी ये होगी, और तीनों के अलग अलग सोल्यूशन, यहाँ पे क्या आता था, यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे यहाँ पे क्या No. आता था, यूनिक सोल्यूशन, है ना। यहाँ पे नो यस सोल्यूशन, no solution. यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफिनिट। ये क्लास 10 में पढ़ा Yes, था, sir. याद आ रहा है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब यहाँ पे तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल जब होता है, और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, प्लेन को। अब यहाँ पे भी तीन कंडीशन बनेगी, तीन इक्वेशन मतलब मेरे पास तीन प्लेन होंगे। अब तीन प्लेन या तो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, बोलो। तीन प्लेन अगर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में। Yes, unique यस solution. सर। Yes, sir. तीन प्लेन अगर जैसे मान लो, यू नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब आएगी वो मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली। ये तीन प्लेन है तो नो सॉल्यूशन का केस कब बनेगा, जैसे मान लो कोई भी दो प्लेन अगर, या तो तीनों प्लेन आपस में पैरेलल हो जाए, है ना। एक प्लेन ये हो गया मान लो, एक प्लेन ये हो गया, और एक प्लेन एक और हो गया मान लो, एक और कोई, वो भी पैरेलल ही बना देना। समझ पा रहे, पैरेलल है, विजुअलाइज कर पा रहे हो। Yes, sir. ऑल थ्री Yes, प्लेन sir. पैरेलल। कंडीशन, नो सॉल्यूशन की एक कंडीशन क्या आ जाएगी, ऑल थ्री पैरेलल, पहली कंडीशन। इस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, है ना। यस सर। Yes, sir. सेकंड क्या हो सकता है कि जैसे मतलब बेसिकली तीनों आपस में किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तीनों के तीनों आपस में कोई कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक केस ये हो गया। एक केस में क्या हो सकता है, मान लो दोनों दो पैरेलल हो जाए और एक अलग हो जाए, जैसे मान लो दो प्लेन, कोई भी दो प्लेन पैरेलल हो जाए, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन और पैरेलल हो जाए, दो प्लेन क्या हो जाए पैरेलल, और तीसरा मान लो कहीं और हो जाए, तीसरा कहीं पे भी हो जाए, तो इसमें सिर्फ कोई भी दो प्लेन ही इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन तीनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तीनों प्लेन, ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है जिसमें ग्रीन भी हो, रेड भी हो और ब्लू भी हो, बताओ। यहाँ पे सिर्फ ग्रीन ब्लू है, Yes, sir. यहाँ पे सिर्फ Yes, ग्रीन sir. रेड है, लेकिन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जहाँ पे तीनों हो। समझ में आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, टू पैरेलल वन इंटरसेक्टिंग। इस केस में भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। हरी बात समझ में, क्योंकि सॉल्यूशन sir. कब मिलेगा, जब तीनों के तीनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तब सॉल्यूशन मिलेगा। एक थर्ड केस ऐसा भी बन सकता है, जिसमें मान लो
क्या कहते हैं शेप को, प्रिज्म, प्रिज्म नहीं, पिरामिड या प्रिज्म टाइप, या नहीं प्रिज्म नहीं, पिरामिड टाइप शेप बनता है। एक प्लेन मान लो ये रहा, एक प्लेन ये रहा, और एक प्लेन मान लो नीचे वाला कहीं आ जाए। एक प्लेन मान लो ये है, एक प्लेन ग्रीन कलर से बना देता हूँ। नहीं, ये इस केस में तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, हाँ नहीं ये नहीं होगा। इस केस में तो यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन की, तो एक प्लेन है अगर ऐसा आ जाए, प्रिज्म टाइप शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं है ना। शेप दिख रहा है, समझ में आ रहा है। प्रिज्म देखा है कभी आपने, ट्राइंगुलर प्रिज्म? यस सर। देखो ठीक है, जैसे कभी स्कूल में देखो तो समझ पा रहे हो ना। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन आखिर बस इतना ही दिमाग में बिठाना है। मान लो एक प्रिज्म, एक साइड ये आ गई, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन इसी का, समझ गए सर। हाँ नहीं देख लो एक बार, ये काम की चीज ही है वैसे भी। एक प्लेन यहाँ से जा रहा है, एक ऐसा बन रहा है, और एक प्लेन इसका, इनका बेस होगा। इनका जो बेस है ना नीचे, घर टाइप समझो, घर होता है ना, घर झोपड़ी। यस यस सर। ये इस केस में भी आपको कंडीशन क्या मिलेगी, नो सॉल्यूशन की, क्योंकि देखो यहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे ग्रीन, रेड और ब्लू तीनों आए। समझ आ रहा है? ये नो सॉल्यूशन कंडीशन। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा आपको, डेल्टा क्या होना चाहिए। अब देखो इन दोनों केस में तो डेल्टा 0 होगा, और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, कोई भी एक, इन दोनों केस में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस, ये एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस। ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब आप डेल्टा निकालोगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालोगे, क्योंकि तीनों के तीनों अगर आपस में पैरेलल है, तो इस केस में सारे के सारे जीरो आएंगे। अब ये कंडीशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की है, पर आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। आ रहा है? तो ये आपको डायरेक्ट पहचाननी होगी खुद से अलग से, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई तीनों के तीनों जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम होंगे। तो यहाँ पे ये किस तरह की इक्वेशन होगी, जब तीनों प्लेन पैरेलल हो, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी1, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, बाकी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम। पैरेलल प्लेन का ये पहचान होती है कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के रेशियो सबके क्या होंगे, आपस में सेम, बस कांस्टेंट टर्म अलग अलग होगा। तो इस केस में प्लेन कैसे होंगे, ऑल थ्री पैरेलल। ऑल थ्री पैरेलल में भी सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, बस कंडीशन क्या दिखेगी, ये दिखेगी, बस इसको अलग से ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में? यस सर। ये कंडीशन वैसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होती है, बस पैरेलल नो सॉल्यूशन में भी ये बन जाती कब, जब तीनों के तीनों पैरेलल हो जाए। तो नो सॉल्यूशन को आप डायरेक्ट कैसे पहचानोगे, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के रेशियो अगर आपस में बराबर हो और सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग अलग हो, तो नो सॉल्यूशन, तीनों प्लेन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। आ रही बात समझ में? बाकी तो Yes, बाकी sir. केस होंगे, सब केस में आपका डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यही बनेगा। ठीक है? पैरेलल कभी भी देखो, आपको अगर पैरेलल लाइन भी पहचाननी होती तो इक्वेशन कैसे दिखती थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लो 5 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, तो दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल। या फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 4x प्लस 2y इक्वल टू मान लो 5, तो अभी भी यहाँ पे देखो रेशियो सेम है, 1:2 1:2, तो ये भी क्या है, पैरेलल है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। वैसे ही Yes, केस में sir. पैरेलल प्लेन पहचाने, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के रेशियो सेम होंगे, बस सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग अलग होंगे, तो पैरेलल प्लेन की कंडीशन होगी। उसमें डेल्टा ये सारे भले जीरो होंगे, लेकिन केस क्या होगा, नो सॉल्यूशन का। आइए बात समझ में? यस सर। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस कब बनेगा, जब तीनों प्लेन आपस में बहुत सारे पॉइंट, जैसे आपकी कॉपी जो है, एक कॉपी में जो ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, तो उसमें सारे पेज एक जगह से बाइंडेड है ना? जैसे मान लो यस ये, सर। उस केस में आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया,
और एक वो प्लेन यहीं से पास, जिनके तीनों प्लेन की कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो। हरी बात समझ में? यस Yes, sir. तो ये केस आपका है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, जब तीनों के तीनों प्लेन की कोई कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो, या तीनों के तीनों प्लेन एक के ऊपर एक लाई कर, हाँ है ना। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तो फिक्स कंडीशन है क्या, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो, और डेल्टा जेड भी जीरो, सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes. sir, I'll अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ए वन आ गया, तो जैसे मैंने ए की वैल्यू वन रखी तो शुरू की दो इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम आ गए, एग्जैक्टली सेम है, कांस्टेंट टर्म भी सेम है, मतलब एक के ऊपर एक होगा। ये बताओ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे यस सर Sir, second equation में x plus ay है ना? हाँ एक्स प्लस ए वाई है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन रख दी ना, Okay, ए sir. की वैल्यू वन रखी ना, कंडीशन आई तो तभी तो पता चल रहा है। ए की वैल्यू वन रखने पे क्या दिख रहा है कि शुरू की दोनों इक्वेशन ही सेम आ रही है ए को वन रखने पे। एक्स को ए को वन रखने पे शुरू की दो इक्वेशन सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों प्लेन एक के ऊपर एक लाई करेंगे। Yes. यस सर ये मान लो प्लेन वन है, और जो दूसरा प्लेन होगा वो भी उसी के ऊपर ही लाई करेगा। तो मुझे बता दो तीसरा प्लेन है वो कैसा होना चाहिए, क्या वो इनको इंटरसेक्ट करके जा सकता है क्या? तीसरा प्लेन मान लो ब्लू कलर का प्लेन, वो तीसरा प्लेन कहां से जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए ताकि नो सॉल्यूशन हो? ये प्लेन वन, बताओ तीसरा प्लेन का डायग्राम कैसा बनना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? ये प्लेन वन बना दिया, रेड कलर से प्लेन टू बना दिया, अब प्लेन थ्री कैसा बनो ताकि कभी भी कोई भी कॉमन पॉइंट, अगर मान लो इनको इंटरसेक्टिंग करता हुआ बना दिया तो तीनों के तीनों तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, हाँ है ना? बोलो। यस सर Yes, sir. तो तीसरे प्लेन को भी क्या होना पड़ेगा, कंपलसरी पैरेलल ही होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? क्या वो थोड़ा सा भी इंक्लाइंड हो सकता है क्या? No, sir. समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मान लो इंक से इंटरसेक्टिंग करके वो पास निकल गया मान लो, तो उस केस में तो यहाँ पूरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, समझ में, रेड और ब्लू एक दूसरे के ऊपर ऊपर है। आपको समझ में आ रहा है? ये रेड यस और सर ब्लू Yes, sir. एक के ऊपर एक है, अगर कोई प्लेन इनको इंटरसेक्ट करता हुआ निकल गया तो मेरे पास इनफाइनाइट केसेस आ जाएंगे इंटरसेक्टिंग के, है ना? यस तो जो सर Yes, ब्लू वाले sir. के लिए एक ही ऑप्शन है क्या? अगर ब्लू वाले को आपको अगर इनसे इंटरसेक्ट नहीं करवाना तो ब्लू वाले को इन दोनों प्लेन के मतलब इन प्लेन के पैरेलल ही रखना पड़ेगा। द ब्लू, ये जो तीसरा प्लेन है शुड बी पैरेलल टू P1 एंड P2, उनके ऊपर भी नहीं आना चाहिए। तो प्लेन थ्री, ये जो प्लेन थ्री है इसके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, शुड बी पैरेलल टू P1 एंड P2, तभी जाके नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हल्का सा भी इंक्लाइंड और इंटरसेक्ट कर गया तो काम नहीं बनेगा। अब पैरेलल के लिए एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम होने पड़ेंगे, है ना? बोलो। Yes, sir. एक्स Yes, sir. प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो में अगर प्लेन को पैरेलल रखना है तो ए तो वन है, तो ए को तो चलो आप वन रख दोगे, बी को क्या रखना पड़ेगा ताकि इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल बनाना है, तो बी को क्या रखना पड़ेगा, एक्स प्लस बी वाई, मतलब बी को क्या रखेंगे, क्या बी को वन के अलावा कुछ और रख सकते हैं क्या? No, sir. मान लो आपने टू रख दिया, तो टू रख दिया मतलब ये प्लेन पैरेलल थोड़ी होंगे, फिर एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। पैरेलल होने के लिए Yes, बी को तो क्या रखना पड़ेगा, कंपलसरी वन रखना पड़ेगा, तभी तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम होंगे, तो भी तो प्लेन पैरेलल होगा, तो बी को एक ही वैल्यू आ रही है क्या, बी की वन, तो आंसर क्या आएगा, सिंगलटन सेट। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो इस एक क्वेश्चन की मदद से कॉन्सेप्ट दो तीन एक्स्ट्रा क्लियर हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, एक्स्ट्रा सोचना पड़ा यहाँ पे कि जो शुरू के ए की वैल्यू वन रखने पे शुरू के दोनों प्लेन कोइंसाइडिंग आ गए। अब अगर इन तीनों को नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनानी है तो तीसरे वाले को भी पैरेलल ही होना पड़ेगा, तीसरे वाले को भी पैरेलल होना, तो फिर एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट में बी को भी क्या होना पड़ेगा, वन, तभी तीनों प्लेन, इस केस में आपके पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, और उसके लिए बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू दैट इज वन। आ रही बात समझ में? तो सिंगलटन से, Yes, sir. सिंगलटन मतलब बी की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, एम्प्टी सेट मतलब बी की जीरो वैल्यू। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो
इकोसिस्टम ऑफ इक्वेशन पे एक क्वेश्चन और आया था। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता था? कंसिस्टेंट का कौन सा केस होता था? याद करो। वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट मतलब जहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है, और सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब दो केस आते थे, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक, बोलो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। दो केस बनेंगे। यूनिक। आ रही बात समझ में? चलो, तो कंसिस्टेंट मतलब यहाँ पे दो केस बनेंगे। कंसिस्टेंट मतलब दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है, याद रखना, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों में मिल रहे हैं ना। और इनकंसिस्टेंट का सिर्फ एक कंडीशन, नो सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि एडजॉइन वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो जेई में आते हैं, तो मैं चाहता हूं एक बार 44, 43 और 49, 48 ये तीनों आप ट्राई करें। एडजॉइन की प्रॉपर्टी याद है सबको? मैंने कल करवाया था पिछले क्लासेस में, एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए याद करो। अगर मान लो ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए का फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए का फॉर्मूला इतनी जल्दी कैसे भूल गए? n-1 याद आ रहा है? यस। अभी तो पढ़ाया था सैटरडे, फ्राइडे को। इसका क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ n-1 होल स्क्वायर। Yes, sir. और एक अगर मान लो डिटरमिनेंट ना है, Adjoint. एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, मैट्रिक्स ए। और क्या बताया था? एडजॉइन ऑफ k इंटू ए। अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अगर बाहर निकालना है तो कैसे बन के बाहर आएगा? A n minus 1. हाँ, कांस्टेंट डिटर एडजॉइन से कांस्टेंट कैसे बाहर आता है? k की पावर n-1 बन के, याद है? और मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में बताया था, डिटरमिनेंट में अगर हो तो डिटरमिनेंट में कैसे बाहर आता है? कांस्टेंट के, स्केलर, के इज स्केलर, ये कैसे बाहर आता है डिटरमिनेंट से? Sir, याद K करो। की power n. के की पावर n, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद ही नहीं होगा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा अपना। बाकी और भी कुछ प्रॉपर्टी तो कम ही काम आती है, अगर प्रोडक्ट में हो तो उल्टा हो जाता है। एडजॉइन ऑफ ए की पावर n निकालो या एडजॉइन ऑफ ए की होल पावर n निकालो, दोनों का आंसर क्या आता है? सेम। ट्रांसपोज का भी सेम केस बताया था, ट्रांसपोज का एडजॉइन निकालो या एडजॉइन निकाल के ट्रांसपोज हो तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। और इनवर्स में भी ऐसा कुछ बताया था, हाँ है ना? Yes, sir. याद रख लोगे? देख लो एक बार, कोई मिस तो नहीं हुई प्रॉपर्टी? क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अभी 3 क्वेश्चन ट्राई करो प्रॉपरली।
46 करना है ना? 46 किया? Yes, sir. अच्छा है क्वेश्चन 46। चलो देखो, किसी का आंसर आया 46 का? चलो देखो ध्यान, सीखना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत काम आएगा जेई में आपको। मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको क्लास में से। गिवन डेटा पहले प्रॉपर्ली उतार लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दिया हुआ था, टू, और बी के बारे में क्या दिया हुआ था? देखो ध्यान से, बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकते हैं अपन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कभी मैट्रिक्स दिया हो ना तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी, हाँ है ना? Yes, sir. तो जगह डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, अच्छा अब ध्यान से देखो, कांस्टेंट 2 को डिटर्मिनेंट के बाहर निकलेंगे तो कैसे बाहर निकलेगा? 2 की पावर बताओ। And minus one. हाँ, डिटर्मिनेंट से 2 कैसे बाहर आता है? डिटर्मिनेंट है ना ये, 2 की पावर n बन के बाहर आएगा और बच्चा हुआ डिटर्मिनेंट ऐसा कैसे रह जाएगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. बार बार कितनी बार तो लिखवा दिया प्रॉपर्टी, फिर भी गलत बताते हो आप लोग। 1 अपॉन ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना? देखो ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ था, डिटरमिनेंट ऑफ बी दिया नहीं था, उसके लिए कंडीशन दे दी थी। उसको निकालने के लिए क्या करा अपन ने? ये किया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, कांस्टेंट 2 को बाहर निकाला, 2 की पावर n बन के बाहर आया, इसकी फिर प्रॉपर्टी लगा दी, ये आ गया। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई। अब सी के बारे में क्या बोला गया था? सी जो है वो है एडजॉइन ऑफ ए अपॉन 16 की पावर 1/3। ये है। वापस मुझे निकालना एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ सी भी निकालना है। ए पता चल गया, बी पता चल गया, अब सी निकालना। तो सी निकालने के लिए वापस दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, सबसे पहले कभी भी ना कांस्टेंट को बाहर, ये कांस्टेंट एक तरह का, बोलो। यस यस Yes, sir. Yes, sir. हमेशा पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो। कांस्टेंट को कैसे बाहर निकालना है? क्या पावर बन के बाहर आएगा? ये Sir, Power इसकी है। पावर 3 में। ठीक है ना? देखो कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, क्वेश्चन आधा वहीं सॉल्व हो जाता है। कभी भी कांस्टेंट को तो पहले हटा दो। अब बचेगा क्या? एडजॉइन ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए का कोई फॉर्मूला है? बोलो। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, Yes, sir. है ना? अरे याद है कि नहीं? अभी तो पता है। यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको बस 2 का स्क्वायर Yes, है, sir. दैट इज 4। 4 अपॉन 16 कितना आ जाएगा? 1/4। क्लियर? तो डिटरमिनेंट ऑफ सी की वैल्यू 1/4 आ गई। अब जो पूछा था वो देखो क्या पूछा है? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, इसका डिटरमिनेंट पूछा है। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं और पावर भी डिटरमिनेंट के बाहर आ जाती है। एक बार देखो ये सारी स्टेप्स, ये समझ में आई कि नहीं? अब सबकी वैल्यू पुटअप करना है। सिंपल, 2 का होल क्यूब, बी का होल स्क्वायर और सी का होल क्यूब। 4 से 4 कट जाएगा, एक 4 नीचे बचेगा, ऊपर 2 3 8/4, दैट इज 2। फाइनल आंसर 2 आएगा। एक बार सारी स्टेप्स को ध्यान से देख लो,
कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, वापस समझा देंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोलो। आगे सर सर। पक्का सबको सब समझ में आया? यस सर। ठीक है, घर पे इसको रिपीट जरूर सॉल्व करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 48 में तो कुछ भी नहीं था, देखो 3x3 था मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ था 4, है ना? डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको क्या बोला? डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 है, तो आपको क्या बोला? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? पावर एन Determinant n minus 1. n-1, n कितना है? 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर दैट इज 16, इसका डायरेक्ट आंसर 16 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. वेरी, चलो एक लास्ट और कर लेते हैं, फिर बस वाइंड अप कर देंगे। लास्ट 49, तो अच्छा क्वेश्चन 49। फोर्टी नाइन में क्या बोला? क्या A is the invertible matrix of order 3, B is another matrix of the same order, मतलब A और B का ऑर्डर क्या है? 3x3 है। Such that, क्या क्या दिया हुआ एक एक करके लिखो, B1 डेटा का प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू गिवन है 2, लिख दिया। अगला डेटा क्या गिवन है, ध्यान से देखो। अब मुझे कैसे बोले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालने के लिए मुझे कंडीशन दे दी पिछली बार की तरह। क्या कंडीशन दे दी? A ट्रांसपोज इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B बराबर A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू B ट्रांसपोज। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो, ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। अब Yes, यहाँ sir. मुझे डिटरमिनेंट ऑफ A की Yes, वैल्यू sir. निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? डिटरमिनेंट ऑफ A की, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि K निकालना है। और उसके लिए यहाँ पे देखो K क्या है, वो भी देख लो साइड में। जो K निकालना है उसको क्या दिया हुआ है? A इंटू B इनवर्स इंटू एडजॉइन ऑफ A ट्रांसपोज B इनवर्स। तो घबराने की बात नहीं है, देखो क्वेश्चन कितना टफ हो, कुछ ज्यादा डरने की बात नहीं। यहाँ पे देखो 3 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए, दूसरा बी इनवर्स और तीसरा ये, और तीनों पे क्या है? डिटरमिनेंट है। तो बताओ अगली स्टेप क्या लिखोगे आपके हिसाब से? बताओ आप क्या चाहते हो अगली स्टेप में क्या लिखें? इसके बाद 3 अलग अलग तरह के मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका होल डिटरमिनेंट है, तो क्या लिख सकते हो बताओ? सर अलग अलग डिटर्मिनेंट में अलग वेरी अलग गुड, बहुत बढ़िया करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिमाग में अपने छाप लो। क्या डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाते हैं? Yes, sir. यस और ये आपके अंदर से आवाज आ जाती है, मतलब अच्छी बात है। यहाँ पे क्या दिया था? ए ट्रांसपोज का बी का इनवर्स, तो सबसे पहले तो अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स का कोई फॉर्मूला? Sir, 1 upon determinant B. 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी, सबको पता है। यस सर। और लास्ट एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू बी इनवर्स, इसका इनवर्स का एडजॉइन लेना एक्चुअली। मतलब एडजॉइन से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी थी? एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का एडजॉइन लिखो, या एडजॉइन ऑफ ए का होल इनवर्स, ये दोनों सेम होते थे क्या? मुझे याद नहीं है, Yes. सेम होते थे क्या? अगर ये सेम है तो उसका होल इनवर्स का एडजॉइन ले लेंगे, और होल इनवर्स का फिर डिटरमिनेंट 1 अपॉन उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। बोलो, है ना? होल इनवर्स कर दोगे Yes, और sir. डिटरमिनेंट में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है डिटरमिनेंट। जैसे यहाँ पे बी इनवर्स का 1 अपॉन बी हो गया, इसका होल इनवर्स होगा तो 1 अपॉन ही हो जाएगा। Yes. Yes, sir. एकदम छोटी छोटी स्टेप्स में ब्रेक करके अपने क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे देखो क्या बचेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ, सॉरी, ए ट्रांसपोज इनटू बी का डिटरमिनेंट का एडजॉइन। अब एडजॉइन की क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई भी मैट्रिक्स के एडजॉइन की प्रॉपर्टी क्या होता है? उसके डिटरमिनेंट की पावर n-1। यस सर।
है ना। तो ए ट्रांसपोज इंटू बी की पावर n माइनस वन, n माइनस वन क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 है तो 2 माइनस 3 माइनस वन, है ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, यहाँ पे ए की जगह ये पूरा था, इस पूरे की जगह क्या लिख दी, पावर n माइनस वन, है ना। मैट्रिक्स ए की जगह ये पूरा मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज बी, तो ए ट्रांसपोज बी की पावर n माइनस वन, n मतलब क्या है, तो ए ट्रांसपोज बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. है ना। अब इसके आगे लिख रहा हूं मैं इधर, आपको दिख रहा है क्या ये, Yes, sir. Yes. दिख रहा है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर डिटरमिनेंट का और डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर। अच्छा ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो या डिटरमिनेंट ऑफ ए लो, क्या दोनों सेम होते हैं, Yes, sir. याद आ रहा है। ट्रांसपोज का Yes, डिटरमिनेंट लो या ए का डिटरमिनेंट, दोनों क्या होता है सेम, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक से एक ये कट जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल क्यूब। डिटरमिनेंट ऑफ बी ऑलरेडी दिया हुआ था 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 1/8 इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब बस फाइनली मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो भी आंसर है उसको के से, ये के आपका ये क्या था के, तो फाइनल आंसर में 16 के की वैल्यू निकालनी है। तो 16 के कितना हो जाएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब जो भी काम करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, आ रही बात समझ में। Yes. Yes, sir. अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको ये कंडीशन दी मैंने, एक सेकंड। अब यहां से आप लॉजिक लगा के बताओ कैसे मैं ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं, इतनी सी कंडीशन दी मैंने। पिछले क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया था, याद है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिए थे, है ना। जब भी Yes, दो yes, मैट्रिक्स sir. आपस में इक्वल गिवन थे, एक डिटरमिनेंट बोथ साइड, है ना। Yes. Yes, sir. यहाँ पे भी यही कर लेते हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके डिटरमिनेंट भी आपस में इक्वल होंगे, और कोई चारा ही नहीं दिख रहा ना, यही तो बाकी है, बोलो। Yes, sir. इनके डिटरमिनेंट को आपस में इक्वल कर दिया। अगर इनके डिटरमिनेंट को मैंने आपस में इक्वल कर दिया है, अब देखो आप बहुत ध्यान से समझना, ये मैट्रिक्स नहीं समझना, कांस्टेंट है, याद रखना। डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई ना कोई एक वैल्यू होगा ना, ये मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट, ये तो कांस्टेंट है एक। Yes, sir. एक काम करो, कंफ्यूजन हो ना, इससे अच्छा क्या कर लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए को मान लो के मान लिया, या फिर के मत मानो, ऑलरेडी के यूज किया हुआ है, तो लेमडा मान लो। क्या मान लिया, लेमडा। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा ए ट्रांसपोज इंटू बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ बी तो ऑलरेडी पता है 2 है, ए इंटू बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब मुझे बताओ ये जो लेमडा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालने का तरीका, Lambda n. लेमडा की पावर है, याद आ रहा है ना। क्या Yes, बच जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू, अब इस 2 को भी बाहर निकालने का तरीका 2 की पावर 3 ए इंटू बी ट्रांसपोज। क्लियर है। yes, sir. और यहाँ पे भी एन Yes. कितना है, एन की जगह 3 आ जाएगा, तो जाएगा लेमडा क्यूब। अच्छा अब ये डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए Yes. ट्रांसपोज इंटू डिटरमिनेंट ऑफ Yes, बी इक्वल टू 2 क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखूं या बी लिखूं, बात तो सेम ही है, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब देखो ये अपने आप सब कैंसिल हो रहा है, दिस कैंसिल, तो लेमडा क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो लेमडा भी 2 आ रहा है। क्लियर हो गया। तो आपका ये भी 2 आ जाएगा, तो 2/2 फाइनल आंसर Yes, कितना आ sir. जाएगा, 2/2 फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। Yes. Yes, sir. ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, 2 क्वेश्चन काफी अच्छे हैं एक तो आज के लिए आपके लिए, 49 तो 46, इनको घर पे एक बार रिपीट जरूर ट्राई करना बच्चों। क्लियर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir.
तो मैंने पूरा पेपर आपके लिए डिस्कस कर दिया ताकि ये पूरा रिवाइज हो जाए। एक बार और मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व कर लेना, मॉड्यूल सॉल्व कर लेना जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड, जो सीबी सिलेबस से रिलेटेड जितना आपको मैंने पढ़ाया है, एडजॉइन वाले क्वेश्चन, इनवर्स वाले क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस पे अगर आप मॉड्यूल सॉल्व कर लोगे चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मॉड्यूल प्लीज सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल के डाउट डिस्कशन भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर चालू करेंगे, वो लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और आखिरी की क्लास के आखिरी के 10-15 मिनट में आपको मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन कर दूंगा, तो आप लोग याद दिला देना, अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।